नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SCKG स्टडीज एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, हम डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल्स 2024 का डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हमने रूल 9 तक का क्लासेज अपलोड कर रखा है। इस सेशन से हम रूल 10 शुरू करते हैं। रूल 10 अपने आप में एक बड़ा है स्टडी करने के पर्पज से। प्रोविजन तो छोटा ही है, लेकिन स्टडी करने के पर्पज से रूल 10 बड़ा है और इसीलिए हमने इसको पार्ट वाइज पार्ट डिवाइड किया है। इस सेशन में हम रूल 10 का ये 1 से लेकर के सब रूल 1 से लेकर के 3 तक का अध्ययन करेंगे। ठीक है। सो रूल 10 जो है, इसका हेडिंग है एप्रोप्रिएशन एंड रीएप्रोप्रिएशन। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, इस पूरे रूल बुक में एप्रोप्रिएशन और रीएप्रोप्रिएशन टर्मिनोलॉजी बहुत बार आई है। इससे पहले हम डेफिनेशन में भी इसको देख चुके हैं और रूल 10 में इसको हम सविस्तार डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो ये है रूल 10। रूल 10 क्या हुआ? एप्रोप्रिएशन एंड रीएप्रोप्रिएशन। ठीक है। ये एप्रोप्रिएशन और रीएप्रोप्रिएशन की जो है, एक बार पुनः मैं चाहता हूं कि कंसेप्ट क्लियर ही हो जाए वंस फॉर ऑल। बहुत लोगों के दिमाग में अभी भी थोड़े बहुत कंफ्यूजन होंगे कि एप्रोप्रिएशन और रीएप्रोप्रिएशन जो बार बार यूज हो रहा है, ये होता क्या है। एक बार इसको समझ लेते हैं और उसके बाद से हम इस प्रोविजन को बढ़िया से थॉरोली स्टडी करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एप्रोप्रिएशन और रीएप्रोप्रिएशन क्या होता है। सो रीएप्रोप्रिएशन क्या होता है? एप्रोप्रिएशन क्या होता है? द एक्ट ऑफ सेटिंग असाइड मनी फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। क्या है? कई प्रकार के काम हैं। गवर्नमेंट फंडिंग की बात कर रहे हैं, तो कई प्रकार के इनकम है और कई प्रकार के एक्सपेंडिचर है। हर एक्सपेंडिचर को डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है और प्लान किया जाता है कि किस पर्पस के लिए कितने खर्चे किए जाए। हाउसिंग के लिए कितने खर्चे किए जाए, हॉस्पिटल के लिए कितने खर्चे किए जाए, डिफेंस के लिए कितने खर्चे किए जाए, एजुकेशन के लिए कितने खर्चे किए जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कितने खर्चे किए जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितने खर्चे किए जाए। इन सबका हेड वाइज एक प्लान बनाया जाता है और बजट जब प्लेस किया जाता है उस समय पार्टिकुलर चीज के लिए हम इस पार्टिकुलर हेड के लिए हम इतना खर्चा करने का प्लान कर रहे हैं। दैट इज नोन एज एप्रोप्रिएशन। हमारे पास अगर 100 रुपीज है तो 100 रुपीज में से हमने प्लानिंग किया कि ठीक है 20 रुपीज जो होगा, 100 रुपीज में से 20 रुपीज जो होगा वो फूड एंड बेवरेज में जाएगा, 10 रुपीज जो होगा वो रेंट में जाएगा, 15 से 20 रुपीज जो होगा वो क्लोथिंग में जाएगा, 15 से 20 रुपीज जो होगा इंटरटेनमेंट में जाएगा, बाकी सब अमाउंट जो होंगे कुछ मिसलेनियस में जाएंगे। ये हमने सेपरेशन किया ना, हमने मार्क किया ना। दैट मार्किंग इज नोन एज एप्रोप्रिएशन। बस बजट बनाना एक अलग चीज होता है, प्लान बनाना एक अलग चीज होता है, प्रपोजल करना एक अलग चीज होता है और उस प्रपोजल को पार्लियामेंट से पास करा लेना अनदर स्टेप होता है। तो बजट बना करके, प्रपोजल बना करके और पार्लियामेंट से अप्रूवल करा लेना एप्रोप्रिएशन के अंदर आता है। सो द एक्ट ऑफ सेटिंग असाइड मनी फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इज नोन एज एप्रोप्रिएशन। हमने इतने बुक लाइब्रेरी में खर्चे करने हैं, हमने इतने बुक्स, इतने पैसे से हमने एयरक्राफ्ट खरीदने हैं, इतने पैसे से हमें शिप खरीदने हैं,
क्या कर रहे हैं हम? मनी को सेट असाइड कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं कि इस पैसे का हमें ये उपयोग करना है. दैट मार्किंग, दैट सेटिंग असाइड इज नोन एज एप्रोप्रिएशन. सो appropriation represents the allotment of a particular sum of money to meet expenditure on a specified job. क्या है? It's allotment, it's marking, it's setting aside a specific amount of money to meet a specific expenditure. उस मनी को उसी पार्टिकुलर हेड में खर्च करना है. बाकी सब हेड के लिए अलग से मनी की व्यवस्था की गई है. तो इसलिए किसी पार्टिकुलर जॉब के लिए पार्टिकुलर अमाउंट को असाइन करना, मार्क करना, दैट इज नोन एज एप्रोप्रिएशन. इट इज ऑपरेटिव only for the financial year for which it is made. Very important. ये जो एप्रोप्रिएशन है ये सिर्फ और सिर्फ उस फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए इसे अप्रूव किया गया है, पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है. वो उसी पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए फिर से अप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा, फिर से पास कराना पड़ेगा पार्लियामेंट से, तभी आगे बढ़ेगा. लास्ट ईयर में पास किया हुआ प्रेजेंट ईयर में काम नहीं करेगा. इसलिए हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट बनाती है, बजट बना करके अप्रोप्रिएशन बिल बनाती है और पार्लियामेंट से अप्रूवल लेती है. पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने के बाद उस पर एक्सपेंडिचर शुरू होता है. ठीक है. तो एप्रोप्रिएशन क्या है? एप्रोप्रिएशन इज एन एक्ट ऑफ सेटिंग असाइड स्पेसिफिक मनी फॉर ए पार्टिकुलर जॉब. ठीक है जी. अब देख लेते हैं रीअप्रोप्रिएशन क्या होता है. सो रीअप्रोप्रिएशन इज transfer of fund within a grant from one unit of appropriation where savings are anticipated to another unit where the additional funds are needed. देखिए अभी हमने चर्चा किया कि हम पार्टिकुलर अमाउंट हाउसिंग में डाल रहे हैं, पार्टिकुलर अमाउंट एजुकेशन में डाल रहे हैं, पार्टिकुलर अमाउंट डिफेंस में पार्क कर रहे हैं, पार्टिकुलर अमाउंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पार्क कर रहे हैं. तो वो अमाउंट हमने फिक्स कर दिया और वो उसी हेड में एक्सपेंडिचर होगा. कई बार ऐसा देखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन मिलते मिलते किसी पार्टिकुलर हेड में जो स्पेंडिंग है वो हो नहीं पाती है, एक्सपेंडिचर टाइम से हो नहीं पाता है और ऐसा लगता है कि उसमें सेविंग एंटिसिपेटेड है. क्या लिखा है इधर? वेयर सेविंग्स आर एंटिसिपेटेड. सो यहां पर सेविंग एंटिसिपेटेड है. तो सेविंग एंटिसिपेटेड मीन्स दिस अमाउंट मे लैप्स. अगर हम एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो 1 ईयर में एक्सपेंडिचर नहीं करने से वो अमाउंट लैप्स कर जाएगा. दिखाई पड़ने लगा है कि उसके टेक्निकल इशू अटक गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज अटक गए हैं, उसको अप्रूव होना मुश्किल लग रहा है. वहां उस हेड में जो मनी रखी हुई है दैट मे गो अनयूटिलाइज्ड. तो इट्स बेटर to transfer that money from that one head to another head. अगर हमें लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड का जो काम था उसमें कुछ हर्डल आ गए हैं और वो फंड स्पेंड नहीं हो सकता, तो उस फंड को उस रोड हेड से निकाल करके और क्लीनिंग हेड में डाल रहे हैं, रोड हेड से निकाल करके बिल्डिंग हेड में डाल रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं. दैट ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन हेड, one appropriated head to another appropriated head is known as appropriation. So appropriation ये है कि किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए फंड मार्क किया गया था, उस पर्पस को फुलफिल होने में टाइम लग रहा है
वहां पर मनी बचती हुई दिखाई पड़ रही है, वहां पर स्पेंडिंग नहीं होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो जिस पर्पस के लिए लिए थे उससे दूसरे पर्पस के लिए उसको खर्चा करने के लिए एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर करना है। हमने प्लान किया था कि हम कोट एंड पैंट खरीदेंगे, तो कोट पैंट हेड में हमने कुछ पैसे रखे थे। किसी कारण से कोट पैंट हेड में हम एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहे हैं। हमारी प्लानिंग ये हो गई है कि अब हम एलईडी टीवी खरीदेंगे, और चाहे कोट और पैंट क्लोथिंग वाला है, सो कोट एंड पैंट ना खरीद करके ठंडी आने वाली है तो हम एक पश्मीना शाल खरीदेंगे, कश्मीरी शाल खरीद लेंगे। तो कोट एंड पैंट का अलग से हेड है, शॉल का अलग से हेड है। कोट एंड फंड में से अब इस हेड में से मनी को ट्रांसफर करके सॉल वाले हेड में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के बाद से अब हम सॉल खरीदने के अधिकारी हो जाते हैं। दिस इज नोन एज एप्रोप्रिएशन, रीएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। व्हेन टू रीएप्रोप्रिएट फंड्स, कब रीएप्रोप्रिएशन करना चाहिए? रीएप्रोप्रिएशन इज यूजुअली डन व्हेन इट्स नोन or expected that appropriation for the unit being transferred from would not be fully utilized। ध्यान में हो जाए कि जिस हेड में हमने मार्किंग किया है that head is not going to be utilized, that money is not going to be utilized under this head, so उस हेड से हम उस मनी को निकाल करके दूसरे हेड में डालते हैं। कब डालते हैं? तभी डालते हैं जब पार्टिकुलर हेड में लग रहा है कि एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, तो इसलिए किसी और हेड में एक्सपेंडिचर कर लीजिए, नहीं तो क्या होगा, लैप्स कर जाएगा। तो दिस इज द राइट टाइम जब माइंड में आ जाता है कि इसमें खर्च होने दिख नहीं रहा है, राइट? हु कैन रीअप्रोप्रिएट फंड्स? वेरी इंपॉर्टेंट। A competent authority such an executive can reappropriate funds within a grant or appropriation before the end of the financial year। सबसे पहले तो ये है कि एप्रोप्रिएशन से रीएप्रोप्रिएशन विद इन दैट फाइनेंशियल ईयर ही होना है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर ऑफ 31 मार्च। इसी पीरियड में ही, जिस पीरियड में वो पास हुआ है उसी पीरियड में एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि कंपिटेंट अथॉरिटी ही इसको एप्रोप्रिएट कर सकती है। कंपिटेंट अथॉरिटी को डेलीगेशन दिया गया है कितना अमाउंट और किस हेड से किस हेड में कौन कौन रीअप्रोप्रिएट कर सकता है। टाइम टू टाइम उसका डेलीगेशन भी आता है, टाइम टू टाइम उसका सर्कुलर भी आता है, टाइम टू टाइम उसका डीओपीटी के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के गाइडलाइंस भी आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो भी गाइडलाइन होगा दैट विल सुपरसीड ऑल द अर्लियर गाइडलाइंस, दैट विल सुपरसीड ऑल द डिपार्टमेंटल्स गाइडलाइंस। ठीक है, तो रीअप्रोप्रिएशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ फंड है फ्रॉम वन यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन टू अनदर यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। क्यों होता है? ऐसा लगता है कि जिस हेड में वो मनी पार्क की गई है उस हेड में खर्च नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए उसको दूसरे हेड में खर्च किया जाता है। कौन कर सकता है? एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, कंपिटेंट अथॉरिटी। कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होती है? दैट इज delegated and determined time to time by the Ministry of Finance, right? तो हमने एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड देख लिए, रीएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड देख लिए। हाँ, कोई कंफ्यूजन? दोनों को एक जगह दिखा देते हैं। एप्रोप्रिएशन मीन्स द एक्ट ऑफ सेटिंग असाइड मनी फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है। रीअप्रोप्रिएशन क्या है? रीअप्रोप्रिएशन इज ट्रांसफर ऑफ फंड्स विद इन ए ग्रांट from one unit of appropriation where savings are anticipated to another unit where additional funds are needed। दोनों चीजें हैं। पहली वाली यूनिट में सेविंग एंटिसिपेटेड है और दूसरी वाली हेड में एडिशनल फंड रिक्वायर्ड है। पहले यूनिट में खर्चे नहीं हो पा रहे हैं और दूसरे यूनिट में एडिशनल खर्च होने की उम्मीद है, एंटिसिपेशन है। तो ऐसे में पहले यूनिट का फंड
ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे यूनिट में, दैट इज नोन एज रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। मुझे लगता है फंडा क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया है तो आपका चैनल ऐसी कीजिए स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये डाल दीजिए कि एप्रोप्रिएशन रीअप्रोप्रिएशन क्लियर हो गया है, ताकि आगे हमें जब हम डिस्कस करें तो कम से कम अब ये क्लेरिफिकेशन छोड़ के बाकी चीजों पर चर्चा करें। राइट, चलिए अब हम रूल 10 समझते हैं। रूल 10 क्या है? एप्रोप्रिएशन है, रीअप्रोप्रिएशन। इसमें जनरल रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। एप्रोप्रिएशन एंड रीअप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जनरल रेस्ट्रिक्शंस है। क्या क्या जनरल रेस्ट्रिक्शंस है? सेव विद प्रायर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। सेव विद प्रायर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट में ये एक लीगल टर्मिनोलॉजी है जिसका मीनिंग ये हुआ कि विदाउट प्रायर अप्रूवल, एक्सेप्ट, सेव मीन्स होता है एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, फंड शैल नॉट बी अप्रोप्रिएटेड or reappropriated to meet expenditure on a new service or new instrument of service not contemplated in the budget as approved by Parliament. For deciding whether a case relates to a new service or new instrument of service, and for determining whether prior approval of Parliament is required or it is to be reported to Parliament along with the next batch of supplementary remands, the financial limits prescribed by the Budget Division, Department of Economic Affairs from time to time shall be referred. तो एक तो चीज इसमें यह है, वैसे भी बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल का कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता, ये तो सत्य है। फिर इस प्रोविजन की जरूरत क्यों पड़ी? बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के 1 रुपया कंसोलिडेटेड फंड से नहीं निकाल सकते। इवन दो चार्ज एक्सपेंडिचर जो होता है, चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए भी लिस्ट तो किया जाता है, नॉन वोटेड अलग, नॉन वोटेड होता है वो ठीक है, लिस्ट किया जाता है। तो बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के तो हम 1 पैसे खर्चा नहीं कर सकते। फिर ये स्पेशल रेस्ट्रिक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? ये स्पेशल रेस्ट्रिक्शन की जरूरत है फॉर न्यू सर्विसेज और न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस। एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हो गया और उसमें कुछ न्यू सर्विसेज हमें कुछ न्यू एक्टिविटीज करनी है जिसका अलग से पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं लिया गया है। जब भी न्यू प्रोजेक्ट करना है तो प्रोजेक्ट का भी अप्रूवल चाहिए और फंड का भी अप्रूवल चाहिए, दोनों साथ साथ में चाहिए। वहीं ये बता रहे हैं, फंड तो आ गया है, फंड डिस्क्रिशन पर है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको खर्चा भी कर सकती है, लेकिन न्यू सर्विसेज के लिए, न्यू प्रोजेक्ट के लिए तब तक नहीं कर सकती जब तक कि उस न्यू के लिए अलग से पार्लियामेंट ने अप्रूवल दिया। ठीक है, आइए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सो रूल ये है कि टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन ए न्यू सर्विस और न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस, not contemplated in the budget as approved by parliament। देखिए, टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन ए न्यू सर्विस और न्यू इंस्ट्रूमेंट, हम न्यू की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बजट जब पास हुआ, उस बजट पास में इसको प्रोविजन नहीं किया गया। तो अगर उस बजट में इसको प्रोविजन नहीं किया गया तो ये क्या हो गया? ये न्यू हो गया। तो इसलिए जब न्यू हो गया तो न्यू इंस्ट्रूमेंट एंड सर्विस के एक्सपेंडिचर के लिए which is not contemplated in the budget as approved in the parliament, पार्लियामेंट में अप्रूवल नहीं लिया गया है, फिर क्या करेंगे? फंड शैल नॉट बी अप्रोप्रिएटेड और रीअप्रोप्रिएटेड। न्यू सर्विस, न्यू इंस्ट्रूमेंट, न्यू प्रोजेक्ट के लिए
फंड शैल नॉट बी अप्रोप्रिएटेड और रीअप्रोप्रिएटेड विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ये देख लीजिए। हाँ, सो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि या तो आप पहले पार्लियामेंट से अप्रूवल ले लीजिए बजट पास कराते समय, और नहीं तो अगर इन बिटवीन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अगर कुछ प्लान आता है कि ये काम नया करना है, सप्लीमेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट से। अगर आपने बजट में अप्रूव नहीं कराया, पार्लियामेंट सप्लीमेंट्री में नहीं कराया, नो न्यू वर्क कैन स्टार्ट इवन दो फंड इज अवेलेबल। इवन दो फंड इज अवेलेबल, हमारे पास फंड है और हम चाहते हैं कि कुछ जो एग्जिस्टिंग काम है उसको साइड लाइन करके और कोई नया प्रोजेक्ट उसी फंड से शुरू कर दें, फंड हमारे पास अवेलेबल है, यू कांट डू, क्योंकि फंड जो मिला है वो एग्जिस्टिंग वर्क को करने के लिए मिला है। न्यू वर्क अगर करना है, न्यू प्रोजेक्ट करना है, न्यू स्कीम करना है, दैट नीड्स अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। फॉर डिसाइडिंग वेदर अ केस रिलेट्स टू ए न्यू सर्विस और न्यू इंस्ट्रूमेंट, प्रश्न ये उठेगा कि जो काम हम करना चाहते हैं वो न्यू सर्विस है के डेफिनेशन में आएगा, न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस के डेफिनेशन में आएगा, डिटरमाइनिंग वेदर प्रायर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, इस जिस जो काम हम प्लान कर रहे हैं उसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की आवश्यकता है भी या नहीं। तो प्रश्न दो चीज आएंगे, प्रश्न दो चीज बनते हैं कि जो वर्क हम करना चाहते हैं वो न्यू सर्विस में आ रहा है क्या, और इसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी क्या। इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर देगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल बी रेफर्ड। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसको ये पॉइंट रेफर किया जाएगा कि हम एक काम करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि वो न्यू सर्विसेज में आएगा या एग्जिस्टिंग में ही हो जाएगा, हम जानना चाहते हैं इसके लिए पार्लियामेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए। इसका आंसर किससे मिलेगा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के पास से ही मिलेगा, उन्हीं को रेफर किया जाएगा। दे विल डिसाइड कि यस पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, यस इट इज ए न्यू वर्क, दे विल डिसाइड और अकॉर्डिंगली थिंग्स विल बी मूव्ड। अगर वो कहते हैं कि नहीं न्यू सर्विसेज में नहीं आती भाई एंड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड, you can go ahead with the available resources, but अगर वो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, it comes under new services for which parliamentary prior approval is required, then we have to move to parliament for taking their approval, right? रूल 10 का 1 था वो, रूल 10 का 2, फंड शैल नॉट बी अप्रोप्रिएटेड और रीअप्रोप्रिएटेड। ये हम रेस्ट्रिक्शन की चर्चा कर रहे हैं, और जब रेस्ट्रिक्शन की चर्चा करेंगे तो ऑलमोस्ट सब जगह नॉट ही होगा। इसमें जनरल कंडीशंस की चर्चा इससे पहले कर चुके हैं, अब ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन की चर्चा कर रहा है। तो फंड शैल नॉट बी अप्रोप्रिएटेड और रीअप्रोप्रिएटेड टू मीट एक्सपेंडिचर which has not been sanctioned by authority competent to sanction it। देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है, फंड शैल नॉट बी अप्रोप्रिएटेड और रीअप्रोप्रिएटेड टू मीट एक्सपेंडिचर which has not been sanctioned by an authority competent to sanction it। ठीक है, फंड शैल नॉट बी अप्रोप्रिएटेड, सेकेंड, फर्स्ट तो ये हो गया कि फंड शैल नॉट बी अप्रोप्रिएटेड और रीअप्रोप्रिएटेड टू मीट एक्सपेंडिचर which has not been sanctioned by the authority। so इसमें फंड appropriated reappropriated to meet expenditure which has not been sanctioned by the authority competent to sanction it। इसमें कई टर्मिनोलॉजी आ गए हमारे लिए, अनदर देख लेते हैं।
fund shall not be appropriated or reappropriated to any work which has not received administrative approval. ये देखिए, इसमें एक नया टर्मिनोलॉजी आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शन। एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गया एंड टेक्निकल सैंक्शन आ गया, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास बहुत से टर्मिनोलॉजी आ गए समझने के लिए। कॉमन रीडिंग में इसके भीतर हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। फंड शैल नॉट बी अप्रोप्रिएटेड और रीअप्रोप्रिएटेड टू मीट एक्सपेंडिचर व्हिच हैज नॉट बीन सैंक्शनड बाय द अथॉरिटी। लेकिन फंड शैल नॉट बी अप्रोप्रिएटेड रीअप्रोप्रिएटेड टू एनी वर्क व्हिच हैज नॉट रिसीव्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शन। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हम इसमें जो कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आ गई है उसको समझ लेते हैं। क्या क्या आया इसमें? फंड आया है, फंड हम जानते हैं। फंड क्या है? मनी अवेलेबल, मनी इज मेड अवेलेबल, दैट इज नोन एज फंड। एप्रोप्रिएटेड, रीअप्रोप्रिएटेड, अच्छी तरीके से इसी सेशन में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। एक्सपेंडिचर, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। पब्लिक एक्सपेंडिचर कुछ रेवेन्यू हेड में जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। बेसिकली एक्सपेंडिचर दो तरह के ही हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। सैंक्शनड बाय द अथॉरिटी, कौन अथॉरिटी सैंक्शन कर सकती है और क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इसके लिए चाहिए और टेक्निकल सैंक्शन इसके लिए चाहिए। अगर इतना है तो फंड शैल बी अप्रोप्रिएटेड, और अगर इतना नहीं है तो फंड विल नॉट बी अप्रोप्रिएटेड। तो इन सारे टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये टर्मिनोलॉजी समझ लेंगे तो ये जो पॉइंट है सेकेंड एंड थर्ड, ये हम शायद कभी नहीं भूलेंगे। आइए समझते हैं। और इसको समझने के लिए हमें थोड़े से दूसरे रूल बुक पे जाना पड़ेगा। शॉर्ट में चलेंगे, नॉट टू वरी। शॉर्ट में हम दूसरे रूल बुक में चल रहे हैं, मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ वर्क्स 2019। रूल बुक का नाम है मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ वर्क्स 2019, और इसका हम हेल्प ले रहे हैं हमारे उस प्रोविजन को समझने के लिए। राइट। प्रोसेसिंग ऑफ पब्लिक वर्क्स स्टेजेस। पब्लिक वर्क्स को प्रोसेस करने के स्टेजेस क्या क्या हैं? प्लानिंग होती है, सैंक्शन होता है, एग्जीक्यूशन होता है। बेसिकली पब्लिक वर्क्स को प्रोसेस करते समय प्राइमरली 3 स्टेज होते हैं। प्लानिंग होगी, प्लानिंग प्रपोजल की प्लानिंग हो सकती है, उसके एक्सपेंडिचर की प्लानिंग हो सकती है, उसके डिजाइन की प्लानिंग हो सकती है, उसके आर्किटेक्चर की प्लानिंग हो सकती है। सैंक्शन, सैंक्शन तो चाहिए, बिना सैंक्शन का तो फंड ही नहीं मिलेगा। और जब ये दोनों हो जाए तब एग्जीक्यूशन होता है, वर्क स्टार्ट्स। राइट। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। सो प्रोसेसिंग ऑफ पब्लिक वर्क्स, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ इन प्लानिंग, सैंक्शनिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। ये 3 मेजर हेड हो गए, और इसके अंडर में क्या क्या हमें काम करने हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रपोजल होता है। सबसे पहले माइंड में प्रपोजल आता है कि हमें काम क्या करने हैं। बेसिक नगर में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है जिसमें हमारे एम्प्लॉइज रह सके, जिसमें हमारे ऑफिसर्स रह सके। रेसिडेंशियल क्वार्टर बनाना है, बगल में एक ब्रांच ऑफिस बनाना है जो डीसीबीओ के फॉर्म में हो। तो ये हमारी क्या हो गए? प्रपोजल हो गए। तो उसके लिए क्या करेंगे? पर्सपेक्टिव प्लानिंग फॉर वर्क्स। जो भी वर्क है उसकी हमें पर्सपेक्टिव फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी, एंड दैट इज नोन एज प्रपोजल। सबसे पहले ये क्या है? ये हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में आइडिया आ रहे हैं कि ये हमारी नीड है और इस नीड की
इस तरीके से हम फुलफिलमेंट करेंगे। सो इट इज अ प्रपोजल। प्रपोजल से ही कोई काम शुरू होगा। अगर प्रपोजल नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, नीड नहीं है, तो काम कैसे होगा? तो इसलिए फर्स्ट स्टेज क्या है? पर्सपेक्टिव प्लानिंग फॉर वर्क्स। इन कॉमन टर्मिनोलॉजी इट इज कॉल्ड एज प्रपोजल। सेकेंड क्या है? प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पीपीआर। अब जब आपके माइंड में प्रपोजल आ गया, तो प्रपोजल में अब वहां से फर्दर प्रपोजल को अब आपको फर्दर आगे बढ़ाना है। कितने क्वार्टर बनाना है, टाइप 1 बनाना है, टाइप 2 बनाना है, टाइप 3 बनाना है, लिफ्ट रहेगा, स्टेयर केसेस रहेंगे, एलिवेटर्स रहेंगे, लेफ्ट में गार्डन रहेगा, राइट में प्ले ग्राउंड रहेगा। ये सब क्या करना है? प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट वर्क हमें करना है। तो जब भी प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, निश्चित रूप से उसके साथ रफ कॉस्ट एस्टीमेट लगाना पड़ेगा। जब भी प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, उसके साथ जो हमारी टेक्निकल टीम होती है, जो हमारी इंजीनियरिंग टीम होती है, उनसे हम एक रफ कॉस्ट लेते हैं। वो बोलेंगे अप्रोक्सीमेटली इसमें गार्डनिंग में इतने खर्चे आ जाएंगे, और पार्किंग बनाने में इतने खर्च आ जाएंगे, और टाइप 1 बनाने में इतने आएंगे, टाइप 4 बनाने में, टाइप 5 बनाने में इतने खर्चे रफली आएंगे। तो वो रफ कॉस्ट एस्टीमेट हमारे पास हो गया। अभी क्या हो गया? हमारे पास प्रपोजल था, जिसके बेसिस पर हमने पीपीआर बनाया, इंक्लूडिंग रफ कॉस्ट एस्टीमेट। धीरे धीरे हमारा प्लान आगे बढ़ रहा है। क्यों? हमें अप्रूवल जो लेना है, एप्रोप्रिएशन जो कराना है, तो इसलिए रफ कॉस्ट की जरूरत पड़ती है। और क्या करना है? एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी एंड इशू ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल। इसको क्या है? जो लोअर फॉर्मेशन है वो अपना प्रपोजल और रफ कॉस्ट एस्टीमेट इन दोनों को बना करके अपने हायर फॉर्मेशन को भेजता है। हायर फॉर्मेशन को ये लगना चाहिए कि ये आवश्यक है, इसकी जरूरत है, और उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का मतलब कि हायर फॉर्मेशन हमारी जो प्रपोजल है, हमारी जो नेसेसिटी है, उसको सही समझती है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी आवश्यक है। इसके बाद अगर हमारे हायर फॉर्मेशन के पास सैकड़ों प्रपोजल हो सकते हैं, ये पीपीआर रफ कॉस्ट के साथ 100 एरिया से 100 जा सकते हैं। उनको काम करने हैं सिर्फ 20 का ही अप्रूवल देना है। तो वो प्रायोरिटी बनाते हैं, बनाते हैं, और उस प्रायोरिटी में अगर हमारा वर्क आता है, दैट इज नोन एज एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। प्रायोरिटी में आएगा, अगर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी एक्सेप्ट हो गई तो प्रायोरिटी में आएगा। और अगर एओएन में एक्सेप्टेंस ऑफ, इसको शॉर्ट में एओएन बोलते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, अगर एओएन में नहीं आया तो बात नहीं बनेगी। और एओएन में अगर आया, इसका मतलब कि एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड इसका होगा। एओएन में आने का मतलब, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी में आने का मतलब कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया और इसके लिए एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड होगा। राइट? नेक्स्ट स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर। सो इसमें क्या है? इन प्रिंसिपल इसको अप्रूवल मिल गया। अप्रूवल मिलने के बाद से अब प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर हो गया, और उसमें प्रिलिमिनरी एस्टीमेट के साथ उसको डिटेल्ड रिपोर्ट उसको प्रिपेयर किया जाता है। प्रिलिमिनरी एस्टीमेट को कई जगह पे अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट भी कहते हैं। ये भी टेक्निकल टीम का काम होता है। ठीक है? देन फिफ्थ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल।
ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वहां पर आ रहा था ना। सो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का इसके बाद काम हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सैंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कंपिटेंट अथॉरिटी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सैंक्शन होता है ना, मंजूरी आदेश, ऐसा ही एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के साथ एक्सपेंडिचर सैंक्शन भी लगता है, दैट इज गो अहेड अप्रूवल। इसका मतलब कि काम आपका आगे बढ़ गया। डिटेल्ड डिजाइन एस्टीमेट टेक्निकल सैंक्शन, देखिए क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल से पहले इसकी जरूरत पड़ जाती है। डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ वर्क क्या है। कुछ नेचर ऑफ वर्क में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल को अप्रूव करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है, डिटेल डिजाइन एंड एस्टीमेट एंड टेक्निकल सैंक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके बाद 7th पॉइंट में अप्रोप्रिएशन रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड होता है, उसमें रिलीज ऑफ फंड होता है। यहां पर क्या करते हैं, जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गया तो फंड को रिलीज किया जाता है। फंड को रिलीज करने के बाद से प्रिपरेशन ऑफ बिड डॉक्यूमेंट होता है। और प्रिपरेशन ऑफ बिड डॉक्यूमेंट, अब यहां से क्या हो गया, बिडिंग स्टार्ट हो गया, रिलीज ऑफ फंड हो गया, सैंक्शन हो गया, रिलीज ऑफ फंड हो गया, अब बिडिंग होगा। एग्जीक्यूशन के लिए टेंडर फ्लोट होंगे, टेंडर फ्लोट होने के बाद से उसको रिसीव किया जाएगा, रिसीव करने के बाद से इवेल्युएशन ऑफ बिड एंड अवार्ड ऑफ वर्क। अब यहाँ से अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है और यहाँ से वर्क शुरू हो जाता है। एंड फाइनली एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ वर्क एंड क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस। इतना करने से हमारा ये वर्क प्रोसेस चलता है। सो प्रोसेसिंग ऑफ वर्क प्रोसेस में पूरे स्टेज यही है, लगभग हर डिपार्टमेंट में यही चलता है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा रूल नंबर 10 का सब रूल नंबर 2 एंड 3। सब रूल 2 अब हम समझेंगे, अभी आसानी से समझ में आएगा। फंड शैल नॉट बी अप्रोप्रिएटेड और रीअप्रोप्रिएटेड टू मीट एक्सपेंडिचर which has not been sanctioned by an authority competent to sanction it। ठीक है, अप्रूवल होना चाहिए कंपेटेंट अथॉरिटी का, तभी सैंक्शन होगा, तभी फंड रिलीज होगा, नहीं तो नहीं होगा। फंड शैल नॉट बी अप्रोप्रिएटेड और appropriated टू एनी वर्क व्हिच हैज नॉट रिसीव्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शन। सो फंड रिलीज होने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी चाहिए, टेक्निकल सैंक्शन भी चाहिए, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर इतना हो रहा है तो हमारा काम आसान हो गया। एप्रोप्रिएशन रिप्रोप्रिएशन के ये दो मेजर कंडीशंस हैं। ठीक है, इसके बाद वाले कंडीशन इसके बाद वाले सेशन में पढ़ेंगे, 4th 5th कंडीशन। तब तक के लिए आपका दूसरा चैनल SCKG स्ट्रेटेजी SCKG 2.22, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉयिंग SCKG स्ट्रेटेजी एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।